जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि आपकी सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। शेयर करेंगे तो आपके मित्रों को भी इससे लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने कि पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, यह गांव एक हिस्सा है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का। तो पोचमपल्ली जो है एक गांव है जो कि हिस्सा है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो पोचमपल्ली जो है विशेष करके साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, साड़ियों के कारण ये पोचमपल्ली जो है गांव प्रसिद्ध है। तो इस साड़ी का नाम तेलंगाना में पोचमपल्ली के नाम पे रखा गया है, जहाँ ज़्यादातर लोग जो है इन साड़ियों के बुनाई में शामिल हैं और इन साड़ियों को उनकी चमक और चमकदार रंगों के लिए पहचाना जाता है। वह अगर हम बात करें तो ये साड़ियाँ पोचमपल्ली गाँव की एक पहचान है और इसकी विरासत को बचाने के लिए 2005 में भारत सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। वह अगर हम बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि अगले प्रश्न में प्रश्न क्या है कि सबसे बड़े आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? चैत मास की पूर्णिमा को, अश्विन मास की पूर्णिमा को या भाद्रपद मास की पूर्णिमा को, माघ मास की पूर्णिमा को? तो सबसे बड़ा आदिवासी मेला जो है जिसको बानेश्वर मेला कहते हैं या डूंगरपुर मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कब मनाया जाता है? माघ माह के पूर्णिमा को, माघ महीने का जो पूर्णिमा होता है उस दिन इस मेले का जो है आयोजन किया जाता है। वहीं कुछ और मेला दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए कि जैसे वीर तेजाजी मेला जो है वो कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये पूर्णिमा जो है मनाया जाता है। वहीं होली की बात करें तो फागुन पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो है श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, शरद पूर्णिमा जो है आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों कि सबसे बड़ा आदिवासी मेला जो बानेश्वर मेला है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मेला जो है दोस्तों बानेश्वर मेला माघ महीने की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए कि ये है राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। वहीं बी है कि मनाली या हिमाचल प्रदेश में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अगला है कि लेह में 2 मंजिलों के घर पत्थरों से बने होते हैं। भूतल पर जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। सही कथन का आपका चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान में ग्रामीण में कटीली झाड़ियों की छतों के साथ साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, गलत है, क्योंकि असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं। तो तीसरा है कि लेह 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। कि भूतल पर जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे दोस्तों आपका जो कथन ए और सी है वो बिल्कुल राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं आ चुका है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है, क्योंकि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम या पूरा सिलेबस होता है वो थीम पे आधारित होता है। इसका कारण क्या है? तो कारण इस प्रकार जान लीजिए कि जिज्ञासा विकसित करने के लिए, जो बच्चों में जिज्ञासा होती है उसको विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है और छात्रों के लिए सामग्री को अधिक जीवंत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे तो थीम छात्रों को पर्यावरण से जुड़ी हुई और अंतर संबंधित समझ विकसित करने की अनुमति जो है वो देता है। तो ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के अधिगम को सरलता से आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। क्यों? कि थीम जो है छात्रों में पर्यावरण के बारे में संयुक्त एवं अंतर संबंधी जो समझ है उसको विकसित कर सकता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब है। चलिए
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो यह प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और प्राप्त होने पर ज्ञान का पुनरुत्पादन नहीं करते हैं। अच्छा है, क्योंकि हम सब कुछ वैसा ही संग्रहित करते हैं जैसा हमारे मस्तिष्क में होता है। तो अच्छा है, क्योंकि शिक्षक के लिए यह आकलन करना आसान है। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे जो चीज़ें पढ़े या जो चीज़ें सीखे हैं सेम टू सेम उसी टाइप से जो है उस रूप को ग्रहण कर सके, तो बिल्कुल समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और प्राप्त होने पर ज्ञान का पुनरुत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है। सीखने में ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण भी शामिल होता है। शब्द सीखने में पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार में हर संशोधन शामिल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि छात्रों से उसी तरह के ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद करना जैसा वह प्राप्त करता है समस्याग्रस्त है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्राप्त होता है। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि बच्चों को डैश के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। जो ईवीएस है दोस्तों, बच्चों को प्रभावी ढंग से ईवीएस में संलग्न करने के लिए या लगाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कथन एक है कि कथाओं का, बी कहानियों का, सी है शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या से, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण से। तो यहाँ पर बात करें तो बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी उपकरण हैं जो बच्चों के पढ़ने के विकल्प को व्यापक बनाते हैं। बच्चे द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कथाओं कहानियों का उपयोग जो है एक प्रकार से शिक्षण विधि के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसलिए बच्चों को कहानियों और कथाओं के द्वारा उसको प्रभावी ढंग से ईवीएस में संलग्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन ए और बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता क्षमता को बढ़ाता है। देखिए, कहानी और कथाएं क्या होती है दोस्तों कि बच्चों में कल्पनाशील और रचनात्मकता क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती हैं। बच्चों की शब्दावली सुनने और महत्वपूर्ण सोच कौशल में वृद्धि करती हैं। बच्चों को अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अर्थ निर्माण करने में भी सक्षम बनाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अधिगम के कौन से सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन जो है आधारित होता है? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से समान, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है वो पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, सबसे पहले आप जानिएगा पर्यावरण एक प्रकार से भविष्यक विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों की जागरूकता के विकास से संबंधित होता है। वहीं अगर हम अधिगम सिद्धांत की बात करें तो अधिगम के सिद्धांत अधिगम को अधिक व्यवहारिक और सार्थक बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करते हैं। ये व्यवहारिक और व्यापक शिक्षण नियम है जो कार्रवाई जो दोस्तों नियम की पुष्टि करता है। तो अधिगम के कुछ सिद्धांत है यहाँ पे जिसका जो है ईवीएस अनुसरण करता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। शिक्षक को उन मूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ाना शुरू करना चाहिए जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं की कल्पना करने में छात्र की मदद करने के लिए मॉडल, फोटो और अन्य दृश्य सहायक सामग्री को प्रदर्शित करके इस रणनीति को तैयार कर सकता है या नियोजित कर सकता है। वही अगर हम बात करें तो अज्ञात से ज्ञात, बच्चे जो कुछ भी जानते हैं वह नई जानकारी से संबंधित होना चाहिए। जब हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो अधिगम स्पष्ट और अधिक सटीक होता है। ठीक है, तो ईवीएस में अधिगम के लिए मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का जो है अनुसरण किया जाता है। तो मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उनसे उन जानवरों के चित्र में रंग भरने के लिए कहता है।
एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार के जानवरों के क्या देता है, चित्र देता है और उनसे उन जानवरों के रंग भरने के लिए कहता है कि इसमें क्या करिए, आप रंग भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे रंग भरने की बात की जा रही है। तो जो उनके घरों में नहीं रहते हैं, इन गतिविधि का उद्देश्य किसका विकास करना है। तो इस प्रकार से गतिविधि करा के किस चीज़ का विकास जो है वो होता है। तो रचनात्मकता का, अवलोकन का, वर्गीकृत कौशल का या आंकड़ों का संग्रह, उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। तो इस तरह की गतिविधियाँ छात्रों को आत्मविश्वासी बनाने और स्वयं से पूछताछ करने में मदद करती हैं। बिल्कुल, इस गतिविधि को कराने से छात्र अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोज करेंगे और सर्वेक्षण के दौरान दूसरों से बातचीत करते हुए वे अस्वस्थ होंगे या उनके बारे में एकदम बिल्कुल दोस्तों उनकी जो राय होगी बिल्कुल सटीक होगी। उनके संचार कौशल में भी सुधार आएगा, वे स्वयं से पूछताछ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, रचनात्मकता का विकास होगा, अवलोकन का या वर्गीकृत कौशल का विकास होगा। ठीक है, वहीं अगर हम आंकड़ों का संग्रह की बात करें तो आंकड़ों के संग्रह पर जोर देना इस गतिविधि का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया है और यहाँ शिक्षक द्वारा केवल एक स्रोत जो है प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रमेश जो है कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहें और स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। तो इसमें से क्या करेंगे। ठीक है, बता दें आप सभी को कि इसमें से सबसे पहले इसमें से क्या करेगा, शिक्षकों को बच्चों को नाटक लिखने और उनका अभिनय करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, नाटक जो होता है मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों में संशोधित करते हैं। यह मुखर प्रशिक्षण सद अभिव्यक्ति, भाषाई प्रभाव और प्रेरक संचार को बढ़ावा देता है और यह आत्मविश्वास का भी निर्माण करता है और गतिविधि का सक्रिय भाग बनकर बच्चे के आत्मसम्मान को धीरे धीरे बढ़ाता है। कक्षा में एक नाटक का आयोजन करते समय शिक्षक को छात्रों से नाटक लिखने और उसे अभिनय करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने पैरों पर सोचने और नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी और यह उन्हें उस विश्व में उनकी रुचि जगाने में मदद करेगा जिसमें वे रहते हैं और उन्हें और अधिक जिज्ञासु बनाते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं और कहानियाँ, पर्यावरण शिक्षण एवं पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक या दृश्य। तो निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का प्रभावशाली संसाधन क्या है। कविताएं और कहानियाँ एकदम क्या है, प्रभावशाली संसाधन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो बात करें तो एक कथा या कहानी किससे संबंधित घटनाएं या अनुभवों की एक श्रृंखला का कोई भी विवरण है, चाहे वह गैर काल्पनिक या काल्पनिक हो, संसाधन के रूप में सुझाई गई कथाएं अन्य बच्चे या लोगों के अनुभवों के लाने के लिए रचनात्मक अवसर प्रदान करने के लिए हैं, जो बहुत भिन्न हो सकें लेकिन जिनके बच्चे संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किससे पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली क्या है, साधन है। तो कह सकते हैं कि कविताएं या कहानियाँ जो हैं वो एक प्रकार से प्रभावशाली साधन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है जड़ों का है। इसमें बताना है कि जड़ों का विकल्प कौन सा है। अदरक, आलू और हल्दी जो है ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से यहाँ पे ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गाजर, चुकंदर और मूली जो होता है वो क्या होता है आपका जड़ों का समूह है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो अगर जान लीजिए कि मूल क्या होती है, पौधों का वह भाग जो मिट्टी के नीचे छिपा होता है या नीचे होता है वो मूल कहलाता है। तो मूल मिट्टी के कणों को बांधते हैं और पौधे को भूमि पर स्थिर बनाए रखते हैं, टिके रहते हैं। ठीक है, तो वे भूमि से पौधों के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और तनों के माध्यम से इसका जो है परिवहन होता रहता है। तो मनुष्य पौधों के मूल, तने, पत्तियां, फूलों आदि के लगभग हर हिस्से का भोजन के रूप में सेवन करता है। तो मूल सब्जियों का उदाहरण जिन्हें हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं तो गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद आदि हैं जिनका हम सब्जियों के रूप में सेवन करते हैं या भोजन के रूप में उनका हम सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करते हैं। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा जो है मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में है नामक कहानी जो है एक अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर से कुछ भी खाने या पीने के लिए क्या करती थी, रोकती थी या मना करती थी। क्यों? अध्याय दुनिया मेरे घर में अक्षय की दादी उसे अनिल के घर से कुछ भी खाने पीने के लिए मना करती थी कि हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व या धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। तो यहाँ पे बात करते हैं खाने पीने के लिए मना करते थे, जैसा कि उन्हें लगता है कि अनिल का परिवार उनके परिवार से बहुत ज़्यादा क्या है, भिन्न है या अलग है। उन्हें लगता है कि उनके परिवार से कुछ भी लेना उन्हें जातिगत रूपों से क्या करता है, नीचा बना देगा, क्योंकि अनिल नीची जात से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के अस्तित्व को दर्शाता है। यह एक स्वस्थ समाज का अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भेदभाव जहाँ पे है वो एक स्वस्थ समाज का अच्छा संकेतक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है कि जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। कि पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं। तो बिल्कुल बता दें यहाँ पे कि एक जगह टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को क्या करते हैं, बेल्ट से बांधे रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने अच्छा प्रश्न है। ठीक है, महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि अच्छा है कि रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से अध्ययन कीजिए और बताइए कौन सा कथन बिल्कुल सही है। पहला है कि रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। तो बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना लंबा है, अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाएं। बिल्कुल ये भी सही है कि इस वृक्ष की जड़ें जो होती हैं लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि उन्हें पानी न मिल जाए। ठीक है, अब आगे है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। बिल्कुल, इसका जो तना होता है दोस्तों उसके तने में पानी जो है एकत्रित रहता है और स्थानीय लोगों को जब प्यास लगती है तो उसके तने में पाइप लगाकर इस पानी का जो है उपयोग एक करते हैं। डी वाला है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है। यह जो वृक्ष होता है अबू धाबी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बात करते हैं कि यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है और यह लगभग 10 फीट जो है लंबा होता है और इसमें पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं। ठीक है, यह पानी वृक्ष के तने में एकत्र हो जाता है और इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग जो है पतले पाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए यहाँ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है कि आपका जो यहाँ पे
स्पीड पे बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्पीड, गति जिसको बोलते हैं, गति बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। तो उस पर बेस्ड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे नीचे की तरफ। एक चीज़ आपको पकड़ना है यहाँ पे, जो आपको निकालना है दोस्तों, औसत चाल। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे आपको दूरी दे रखा है कितना, 2120 किलोमीटर यहाँ पे दूरी दी गई है, ठीक। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पे समय, ठीक है। जब आप समय फाउंड आउट कर लेंगे तो फिर आप औसत चाल जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूरी में समय से भाग देंगे, आपका जो औसत चाल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है क्या है कि कोई व्यक्ति जो है 29 नवंबर 2019 को नागरकोइल के लिए सूरत से एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन जो है 19:47 बजे सूरत से रवाना हुई और 1 दिसंबर 2019 को 11:30 बजे नागरहोल पहुंची। यदि ट्रेन मार्ग से सूरत और नागरहोल के बीच की जो दूरी है इतनी दे रखी। तो अब दोस्तों ट्रेन जो है आपकी चलती है 29 नवंबर को कितने बजे, 7:19:45 पे, और फिर 30 तारीख को उतने बजे पहुंचती है दोस्तों। तो 30 तारीख तक उसका समय हो गया 24 घंटे। 30 तारीख तक 24 घंटे का जो समय वो ले लिया। फिर वहीं बात करें, अब फिर वो 19:45 से चलती है और 30 नवंबर को, और 1 दिसंबर को 11:45 पे पहुंचती। अब यहाँ पे समय जो ले लिया 16 घंटे का समय और ले लिया। तो टोटल समय यहाँ पे निकल के आया 40 घंटे का। अब इस 40 घंटे से दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2120/40, तो टोटल यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका समय आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा, 53 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल जो है उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा क्या हो जाएगी। कोई किसान दोस्तों की विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके एक ही खेत में बार बार एक ही प्रकार की जो फसल है या धान की फसल जो है वो उगा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी भूमि, या केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, या कुछ समय पश्चात भूमि जो है पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी, या कह सकते हैं कि किसी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। कौन सा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगर हम बात करें तो भारत जो है विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से। तो तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिण राज्य है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है। तमिलनाडु जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 6वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि चिराव कहाँ का लोक नृत्य है। चिराव जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा का, असम का, छत्तीसगढ़ या मिजोरम का। तो चिराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो चिराव जो है एक मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। कहाँ पे, मिजोरम का, एक मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो चिराव जो है मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों ये चिराव नाच जो है इसे हम बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। बांस नृत्य के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान आकर्षण का एक केंद्र होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है
कि बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है। यह इंगित करता है कि ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जा सकता है, ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखा जा सकता है, ईवीएस बाल केंद्रित है, ईवीएस शिक्षक केंद्रित होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में के साथ मानव के संबंध जो है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत सारी जो है जगह मिलती है। यह इंगित करता है कि ईवीएस क्या है, एक बाल केंद्रित होती है। शिक्षा का बाल केंद्रित दृष्टिकोण बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बाल केंद्रित कक्षा या शिक्षा का दृष्टिकोण जो होता है रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है और इस पर जोर देता है कि बच्चे की समझ, आवश्यकता और सोच की प्रधानता सुनिश्चित की जाए। बच्चे को सीखने की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों को शैक्षिक और नैतिक रूप से अपनी पूर्ण क्षमता की ओर स्वाभाविक रूप से विकसित करने की जो है अनुमति दी जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। बिल्कुल। कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3 और 4 के लिए ईवीएस के मुद्दे और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की चिंताओं और मुद्दों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार से बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है और यह एक व्यापक क्षेत्र है जो इस तरह के सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित आदि के साथ ही संबद्ध विषयों के रूप में पर्यावरण अध्ययन के बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण जो अध्ययन है या पर्यावरण जो विज्ञान की अवधारणाओं को भाषा और गणित के माध्यम से यहाँ पे सिखाया जाता है या भाषा और गणित के में एकीकृत किया जाता है। तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के तत्कालिक वातावरण के आसपास भाषा और गणित का जो शिक्षण होता है उसको बुनाया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से लेके 5 में एक अलग विषय के रूप में निर्धारित किया है। देखिए जो आपके ईवीएस का या पर्यावरण अध्ययन का निर्धारण है वो है आपके 3 से लेकर 5 में एक अलग विषय के रूप में निर्धारित है, लेकिन उससे पहले 1 और 2 में यही पर्यावरण जो अध्ययन है उसको भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। यहाँ पूछा है कि ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो प्रदान करना है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के सक्रिय भागीदारी के कारण ईवीएस अधिगम में बच्चों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए यह एक प्रकार से उपयुक्त उपकरण है। यह ऐसी अवधारणाओं, विचारों और व्यवहारिक अनुभवों का परिचय देता है जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह सीखने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच के अंतर को कम करने का जो है अवसर प्रदान करता है। तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव जो है वो प्रदान करना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित जो है अनुभव प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कहाँ आरक्षण उपलब्ध है। लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज संस्थानों में। तो महिलाओं के लिए जो है भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कहाँ पे आरक्षण उपलब्ध है। तो हम बात करें तो यहाँ पे आरक्षण जो है वो पंचायती राज संस्थानों में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इस तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा अन्य क्लास के साथ।